वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी झारखंड पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आज के प्रैक्टिस सेट 19 में। और आज का प्रैक्टिस सेट है इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चंस पर। प्रीवियस क्वेश्चंस भी इनकम टैक्स पे आपको मिल चुके हैं, जारी रहेगा ये अभी और एक दो सेट में, जिससे कि आपको पूरी तरह से इनके क्वेश्चंस मिल पाएँ। एक ज़रूरी सूचना इस प्रैक्टिस सेट के शुरू होने से पहले वो ये कि अगर आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं और आपको एक अच्छा खासा टाइम लैग मिल रहा, तो इस बीच में आप चाहें तो हमारी डिस्क्रिप्टिव कोर्स को ले सकते हैं, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर का पूरा डिटेल वे में, और हर एक उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया जाएगा, जो कि हमारे पर्सनल ऐप पे होगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से आप पंकज कॉमर्स क्लासेज ऐप डाउनलोड करेंगे और इसके बाद हमें कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किराए पर चलने वाले मोटर लॉरी पर ह्रास की दर लगेगी। डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज ऑन मोटर लॉरी गिवन ऑन हायर। ऑप्शन देखिए, ए 25%, बी 20%, सी 10%, डी 30%। तो अगर कोई भी मोटर लॉरी और वो भी किराए पर चल रही है, उसका काम ही है, तो उस पर 30% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। हालांकि अगर कोई पर्सनल कार यूज करते हैं और उस पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भवन पर अतिरिक्त ह्रास की दर है। ऑप्शन देखिए, रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है, जो ऑप्शन है ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का व्यवसाय में गत वर्ष में उपयोग 180 दिन से अधिक करने, मतलब कोई भी ऐसी संपत्ति है जो कि टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, और अगर 180 दिन से ज़्यादा के लिए यूटिलाइजेशन हो रही, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इफ एन एसेट इज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 180 डेज, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज। ऑप्शन देखिए, सामान्य दर की 50%, बी सामान्य दर यानी कि नॉर्मल रेट से, सी आधी दर यानी कि हाफ रेट से, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज सामान्य दर से चार्ज होगा, पूरे साल भर का चार्ज होगा। अगर 6 महीने से कम के लिए होता है, 180 दिन से कम के लिए, तो हाफ रेट से होता है। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा के लिए होता है, तो फिर वहाँ पर जनरल चार्जेस होंगे, जनरल रेट से ही चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदृश्य संपत्तियों के संबंध में ह्रास की दर है, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट के केस में ए ऑप्शन है 5%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। तो याद रखिए डी इज द राइट ऑप्शन, 25% ही चार्ज किया जाता है इंटेंजिबल एसेट की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास स्वीकृत होता है, डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन ए स्थायी संपत्तियों पर, फिक्स्ड असेट पर, बी चल संपत्तियों पर यानी करंट असेट पे, सी बनावटी संपत्ति पर, फिक्सेड असेट पे, डी किसी भी संपत्ति पर, एनी असेट। तो इसका राइट आंसर है कि डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड असेट पर चार्ज किया जाता है, और फिक्स्ड असेट में आप जानते हो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही असेट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशा शीर्षक में निम्नलिखित में से किस करदाता की आय कर योग्य होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेसी इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रोफेशन। ऑप्शन देखिए, व्यवसायी बिजनेसमैन, बी अधिवक्ता एडवोकेट, सी वेतनभोगी कर्मचारी सैलरीड एम्प्लॉय, डी निर्माता मैन्युफैक्चरर। तो देखिए जो पेशे शीर्षक है, इसमें जो टैक्सेबल होते हैं तो वो जनरली या तो बिजनेसमैन होते हैं या प्रोफेशनल है। अब यहाँ पर प्रोफेशनल की बात करी गई है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी, अधिवक्ता की आय ये पेशा शीर्षक में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर संचार सेवाओं के संबंध में कटौती निम्न धारा के अंतर्गत दी जाती है। डिडक्शन रिगार्डिंग टेली कम्युनिकेशन सर्विस इज अलाउड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन। ऑप्शन देखिए, ए धारा 35D, ऑप्शन बी धारा 35AA, सी धारा 35ABB, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज धारा 35ABB सेक्शन 35ABB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपया 10,000 से अधिक का भुगतान नकदी में करने पर निम्नलिखित राशि अस्वीकृत वे मानी जाएगी। कैश पेमेंट ऑफ द सम मोर देन ₹10,000 शैल बी डिसअलाउड बाय द फॉलोइंग परसेंटेजेस। तो ऑप्शन देखिए, संपूर्ण राशि का 20%, बी संपूर्ण राशि का 100%, सी इनमें से कोई नहीं,
डी कोई भी राशि नहीं। तो देखिए 10,000 से नगद 10,000 से ज़्यादा के अगर कैश ट्रांजेक्शन की जाती तो उसके ऊपर जो भी होता है वो क्या हो जाएगा, अस्वीकृत व्यय माना जाएगा। और ये होगा बी संपूर्ण राशि का 100%, मतलब जितना भी होगा 10,000 के ऊपर पूरा पूरा अस्वीकृत नॉट अलाउड हो जाएगा या डिसअलाउड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। धारा 37(1) के अंतर्गत उन व्ययों के संबंध में कटौती दी जाती है जिनकी प्रकृति है डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) शैल बी अलाउड फॉर दोज एक्सपेंडिचर विच आर ऑफ नेचर। ऑप्शन देखिए आयगत यानी कि रेवेन्यू है, बी पूंजीगत कैपिटल, सी दोनों आयगत व पूंजीगत दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो 37(1) के तहत उसको अलाउड किया जाएगा, उसका डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवसाय में किए गए प्रारंभिक व्ययों की कटौती दी जाएगी, डिडक्शन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन बिजनेस शैल बी अलाउड इन। ऑप्शन देखिए 10 समान किस्तों में होगी 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बी 5 समान किस्तों में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, सी प्रथम वर्ष में संपूर्ण राशि होल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसे जो भी प्रारंभिक व्यय होंगे उनको 5 समान किस्तों में कटौती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर को मरीज से प्राप्त भेंट गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट बाय डॉक्टर। ऑप्शन देखिए क्या होगा, व्यवसाय अथवा पैसे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग होगा, या बी अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग होगा, ऑप्शन सी डॉक्टर की व्यक्तिगत आय मानी जाएगी, शैल बी ट्रीटेड पर्सनल इनकम, डी में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए जो भी डॉक्टर यानी कि पेशेवर है, प्रोफेशनल है और उसको उस प्रोफेशन की वजह से ही कोई भी तरह की इनकम प्राप्त होती है तो उसकी वो प्रोफेशनल इनकम ही मिले जाएगी, भले ही वो गिफ्ट के तौर पर ही क्यों ना मिली हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज व्यवसाय अथवा पैसे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलाली की क्रिया वृत्ति की क्रिया के अंतर्गत शामिल होती है, ये कथन है। कहते हैं द वर्क ऑफ ब्रोकरेज इज इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी ऑफ वोकेशन, दिस स्टेटमेंट इज ए सत्य यानी कि ट्रू है, बी असत्य यानी फॉल्स, सी आंशिक सत्य पार्सली ट्रू है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है, अंडर विच द वर्क ऑफ ए डॉक्टर इज कवर्ड। ऑप्शन देखिए ए ट्रेड में, बी व्यवसाय बिजनेस में, सी पेशा प्रोफेशन में, डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर का पेशा पैसे अंतर्गत आता है, पैसे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी लाभ उत्पन्न होता है कैपिटल गेन एराइजेज ऑन। ऑप्शन देखिए ए किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट, बी संपत्ति के हस्तांतरण पे ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट, सी भूमि भवन व सोना के हस्तांतरण पे ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड गोल्ड, डी अंशों के हस्तांतरण पे ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखिए पूंजी लाभ किस पर होगा, किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पे। जब भी कोई कैपिटल असेट का ट्रांसफर होता है, एक जगह दूसरी जगह ट्रांजेक्शन होता है, तो उसके सेल या परचेज पर कैपिटल गेन जो है, कैपिटल गेन एराइज होता है, और ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंशों की दशा में अल्पकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जबकि करदाता इन्हें अपने पास रखे। इन केस ऑफ शेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल अराइज इफ द एसएससी रिटेन्स द शेयर्स विद हिम फॉर ए पीरियड ऑफ। ऑप्शन देखिए अल्पकालीन पूंजी लाभ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि 12 महीने से कम के लिए अगर रखा गया है, 12 महीने के अंदर अंदर ही सेल कर दिया जाएगा, उस पर कोई गेन होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ऑप्शन देखिए 12 से कम, बी 12 माह, सी 12 माह से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कि 12 माह से लेस देन 12 मंथ्स, 12 महीने से कम के लिए कोई संपत्ति रखा, उसको सेल किया, उस पर प्रॉफिट, कैपिटल गेन, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि यदि ऋण पत्रों के परिवर्तन द्वारा अंशों को प्राप्त किया जाता है, इन अंशों की प्राप्ति की लागत होगी। इफ द शेयर्स आर एक्वायर्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, कहते हैं कि डिबेंचर को कन्वर्ट करके और शेयर एक्वायर्ड कर लिए गए हैं, तो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, ये कि शेयर की कॉस्ट क्या मानी जाएगी, क्योंकि डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके, डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने के बाद में शेयर परचेज किए गए, तो शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। ऑप्शन देखिए परिवर्तन की तिथि पर अंशों का जो बाजार मूल्य होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, बी परिवर्तन की तिथि पर ऋण पत्रों का बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, सी ऋण पत्रों की प्राप्ति की लागत, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द डिबेंचर्स, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी दैट इज ऋण पत्रों की प्राप्ति की लागत, जितने पर डिबेंचर्स एक्वायर करे गए, जिस रेट पर जिस अमाउंट पर डिबेंचर्स परचेज करे गए थे उसी अमाउंट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी शेयर्स की कॉस्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लागत वृद्धि सूचकांक वित्तीय वर्ष 2020-21-22 के लिए कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का क्या है। तो ऑप्शन देखिए 351, बी 389, सी 317, डी 447। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दैट इज 317। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना हेतु प्रतिफल मूल्य में से रकम घटाएंगे। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कंसिडरेशन प्राइस शैल बी। कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा प्रतिफल में से कंसिडरेशन में वो क्या होगा, ए प्राप्ति की लागत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बी प्राप्ति की सूचकांक लागत इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सी 1 अप्रैल 2001 को बाजार मूल्य जो भी मार्केट वैल्यू होगा 1 अप्रैल 2001 को, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले कैलकुलेट करते हैं और जितने पर नेट सेल प्रोसीड उसमें से माइनस करते हैं, जो माइनस करने पर जो अमाउंट आता है वही होता है कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ह्रासित संपत्तियां 36 माह के बाद हस्तांतरित की जाएं। अब ह्रासित संपत्तियों से मतलब ऐसी संपत्तियां जैसे कि मशीनरी हो गई उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद भी 36 महीने के में चार्ज यानी कि टैक्स लगाया जाता है उस पर 36 माह के बाद हस्तांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो पूंजी लाभ होगा। कहते हैं वेयर द डेप्रिसिएबल असेट इन ट्रांसफर्ड आफ्टर 36 मंथ देयर विल बी। ऑप्शन देखिए अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बी दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, सी अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस होगा, और डी दीर्घकालीन पूंजी लाभ या हानि होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, गेन या लॉस होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दैट इज अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्ति प्राप्त होती है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल टू ए सभी करदाताओं को, ऑल एसएससी, बी व्यक्ति करदाता को, इंडिविजुअल एसएससी को, सी हिंदू अविभाजित परिवार को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, डी व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार को, इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ एसएससी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दैट इज कोई भी इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, इनको 54 के तहत एग्जेम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्ति लेने के लिए करदाता को निवासीय संपत्ति क्रय करनी चाहिए। फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 द एसएससी शुड परचेज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन देखिए संपत्ति हस्तांतरण तिथि से 2 वर्ष के बाद में, 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, बी संपत्ति हस्तांतरण तिथि से 3 वर्ष बाद, 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, सी संपत्ति हस्तांतरण तिथि से 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष बाद, 1 year बिफोर आर ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, डी संपत्ति हस्तांतरण तिथि से 1 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष बाद, 1 year बिफोर और 3 year आफ्टर द डेट ट्रांसफर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा, संपत्ति हस्तांतरण तिथि से 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष के बाद में कोई भी आपको ऐसी जो भी एसेट है आपको परचेज निवासी संपत्ति खरीद लेनी चाहिए, तभी आपको उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्ति निम्नलिखित के हस्तांतरण के संबंध में प्राप्त की जाती है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ। ऑप्शन देखिए कोई पूंजी संपत्ति एनी कैपिटल असेट, बी आवासीय मकान संपत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई संपत्ति एनी कैपिटल असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और सी है आवासीय मकान संपत्ति रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी कि धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्ति निम्नलिखित के हस्तांतरण के संबंध में प्राप्त होगी, और वो है आवासीय मकान संपत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई संपत्ति हो और उसके हस्तांतरण पर ही 54 के तहत कर मुक्ति प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय व्यय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलिंग एक्सपेंस? ऑप्शन देखिए विज्ञापन व्यय, बी कमीशन, सी दलाली, डी प्रतिभूति लेन देन कर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन कर यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये विक्रय व्यय नहीं है, दिस इज नॉट ए सेलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा। सम रिसीट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, अगर देखिए एग्रीकल्चरल के लिए कहा जाता है कि
एग्रीकल्चरल लैंड से अगर रेंट प्राप्त होता है, या एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स उसमें से प्राप्त होते हैं जो खेती करने पर, कल्टीवेशन करने पर जो क्रॉप मिलती है, तो ये सब तो एग्जेम्पशन आता है ना, ये एग्रीकल्चर के तहत एग्जेम्पशन है एग्रीकल्चरल इनकम के तहत। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को ही सेल कर देते हैं तो वो कहाँ पर क्या होगा, इसमें सम रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड शैल बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग। किस इनकम, कैसी इनकम मानी जाएगी? ऑप्शन ए कहते हैं पूंजी लाभ मानी जाए, कैपिटल गेन, बी कृषि आय मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम, सी व्यवसाय की आय मानी जाएगी, बिजनेस, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूंजी संपत्ति, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एसेट? ए स्वयं के निवास में प्रयुक्त रिहायशी मकान, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस, बी व्यक्तिगत संपत्तियां, पर्सनल एसेट, सी बॉन्ड है 1991 यानी कि बॉन्ड 1991, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के निवास में प्रयुक्त रिहायशी मकान, इनमें से यह पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंशधारियों द्वारा प्राप्त लाभांश कर मुक्त होता है यदि ये घोषित किया था। डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर एग्जेम्प्ट इफ इट इज डिक्लेयर्ड बाय ए सहकारी समिति द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा, बी किसी घरेलू कंपनी द्वारा, एनी डोमेस्टिक कंपनी, सी किसी विदेशी कंपनी द्वारा, एनी फॉरेन कंपनी, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो कोई डोमेस्टिक कंपनी होती है और वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये एग्जेम्प्टेड माना जाता है, और राइट आंसर होगा बी किसी घरेलू कंपनी द्वारा, एनी डोमेस्टिक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इकाई प्रन्यास द्वारा घोषित लाभांश इकाई धारक के लिए हैं। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है अगर आप यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स आपने परचेज कर रखे हो, उनके द्वारा डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो वो क्या होगा? ए पूर्णता कर मुक्त होगा, फुली एग्जेम्प्टेड होगा, बी पूर्ण कर योग्य होगा, फुली टैक्सेबल, सी 15,000 तक कर मुक्त होगा, एग्जेम्प्ट अप टू 15,000, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये पूरी तरह से कर योग्य होगा, दिस इनकम विल बी फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखावटी लेन देन तरीका है, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन है। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन क्या है? ए आयकर बचाने का, टू सेव इनकम टैक्स, यानी कि ये एक तरीका है, मेथड है आयकर बचाने का, इनकम टैक्स बचाने का, बी आयकर कम चुकाने का, टू पे लेस इनकम टैक्स, सी आयकर कम दिखाने का, टू शो लेस इनकम, यानी आय ही कम दिखाएं, डी आय की विवरणी तैयार न करने का, नॉट टू प्रिपेयर रिटर्न ऑफ इनकम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज आयकर बचाने का, टू सेव इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी जिसे परिवार पेंशन प्राप्त होती है को प्राप्त पेंशन निम्न सीमा तक कर मुक्त होगी। ये बात तो हम कर चुके हैं कि कोई भी मृतक है और उसकी विडो को जो पेंशन मिलता है तो वो सैलरी हेड में न टैक्सेबल होकर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। और फिर आगे इन्होंने कहा है कि अगर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को पारिवारिक पेंशन प्राप्त होती है तो वो किस सीमा तक कर मुक्त होगी, यानी कि एग्जेम्पशन मिलेगी तो किस सीमा तक। तो ऑप्शन देखिए, प्राप्त पेंशन का 1/3 अधिकतम 20,000 रुपया, बी कहते हैं प्राप्त पेंशन का 1/3 अधिकतम 15,000 रुपया, सी प्राप्त पेंशन का 1/3 अधिकतम 12,000, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं कि जो भी प्राप्त पेंशन होगा उसका 1/3 एग्जेम्प्टेड होगा या 15,000, जो दोनों में अधिक होगा उसे ही एग्जाम्पशन मिलेगा। मान लीजिए कि अगर कहीं पे 18,000 है प्राप्त तो उसका 1/3 निकालेंगे 6,000 और अधिकतम कितना है 15,000, तो ये जो 6,000 है वो मिल जाएगा। मगर अगर आपकी मान लीजिए 54,000 है, अब 54,000 का 1/3 निकालेंगे 18,000, तो 18,000 और 15,000 तो कम कौन सा, इसमें 15,000 है और 15,000 की एग्जाम्पशन मिलेगी, 18,000 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो ये जो है आज का हमारा 29 क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 30, दैट इज कि लॉटरी पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दर है, रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन लॉटरी गैम्बलिंग एटसेट्रा इज। ऑप्शन देखिए 40%, बी 30%, सी 30%, डी 40.8%। तो देखिए लॉटरी हो, गैम्बलिंग है, कुछ ऐसे जैसे हॉर्स रेसेज हैं, इन सब पे जो डिडक्शन का है टीडीएस जो कटता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसका रेट तय है और वो है 30% पे। These were 30 questions of this practice set. Hoping that you have understand very well.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.